हम ये 3-4 टर्म सुनते हैं, लेबर की हम सुनते हैं, उसमें भी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर। हम एम्प्लॉयी की टर्म सुनते हैं, हम सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स हो गए, दूसरे सर्वेंट्स की टर्म सुनते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? कर तो सारे जॉब ही रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे ना हम इसको इस तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं कि आप समझें कि देर आर, वन इज गवर्नमेंट सर्विस, वन इज सिविल सर्विस, और थर्ड जो है वो आप ले लें जो एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी। अब ये तीन कैटेगराइज, इनको आप समझ लें कि ब्रॉडली स्पीकिंग ये तीन कैटेगरीज है। सबसे जो छोटी कैटेगरी है वो सिविल सर्वेंट्स की है, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स की डेफिनेशन भी दी हुई है कानून में, और उसको उन्होंने बड़ा लिमिट किया, और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो भी बड़ी स्पेसिफाइड है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि 73 की जो से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस थी सिविल सर्वेंट्स को, और उसकी रीज़न यही जो बैकग्राउंड में आती है वो ये है कि क्योंकि ये वो लोग थे जिनको कहते हैं सिविल सर्विस इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। इन्होंने गवर्नेंस चलानी थी, इन्होंने मुल्क को चलाना था, और ये रीढ़ की हड्डी की मानद थे। तो इसलिए लेजिस्लेचर ने ये समझा कि इनको प्रोटेक्शंस भी इसी तरह होनी चाहिए। 73 के आइन में आके इन्होंने थोड़ा चेंज किया और उन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को ख़त्म कर दिया, प्रोटेक्शंस को, और उन्होंने कहा कि जी ये आर्टिकल 240 रखा उसमें, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये अब हम इनके टर्म्स एंड कंडीशंस कौन बनाएगा? फॉर फेडरल सिविल सर्वेंट्स वो बनाएगी नेशनल असेंबली, और फॉर प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स बनाएगी सूबाई असम्बलियाँ, जो रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बली हैं। इस आइन के बाद आप देखेंगे कि 73 में ही आइन आया, और 73 में ही सिविल सर्वेंट एक्ट आ गया, 1973 का ही है। उसके तहत फिर आगे फर्दर रूल्स बने। लाइकवाइज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थे उन्होंने भी, सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट बना, पंजाब का बना, KPK का बना, बलूचिस्तान का बना। अब ये कैटेगरी बड़ी डिफाइंड है, क्लियर है, और वो कहते हैं जी कि जो लोग, जो इसकी शॉर्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनी पर्सन हु इज़ इन सिविल सर्विस, पार्ट ऑफ सर्विस, सिविल सर्विस, या एनी पर्सन हु इज़ होल्डिंग अ सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंस। ये डेफिनेशन दे दी इन्होंने। सो अगर आप देखेंगे तो ये सबसे लिमिटेड कैटेगरी है सिविल सर्वेंट्स की। अच्छा, इसके साथ जो सेकंड कैटेगरी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत बड़ी कैटेगरी है। गवर्नमेंट सर्वेंट एवरी पर्सन जो कि किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी इदारे से कनेक्टेड है और गवर्नमेंट की तरीके से तनख्वाह ले रहा है, तो ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे सिविल सर्वेंट के साथ, तो एवरी सिविल सर्वेंट इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट अ सिविल सर्वेंट। वो देयर इज अ डिस्टिंक्शन, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, और वो डिस्टिंक्शन कहाँ है? वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से है। सिविल सर्वेंट गवर्न होते हैं सिविल सर्वेंट एक्ट से, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी वहीं लिखी हुई हैं, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, सीनियरिटी, पेंशन, लीव, एवरीथिंग। फिर उसके फर्दर जो रूल्स बने हुए हैं उनमें उन्होंने उन चीज़ों को एलोबरेट किया हुआ है, तो वो हर चीज़ डिफाइंड है, एंड दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। आर्टिकल 240 से ये सब डेराइव कर रहे हैं पावर, लेजिस्लेचर भी और वो। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरीज है। आप देखिए जैसे एम्प्लॉइज, कारपोरेशन एम्प्लॉइज हैं, बहुत सारी कॉरपोरेशन हैं आपके पास, से के कराची पोर्ट ट्रस्ट है, आपके पास PNSC है, आपके पास स्टेविटा है। उनमें कुछ कॉरपोरेशन हैं जो स्टैचूटरी कॉरपोरेशन हैं, जो किसी न किसी कानून के तहत वजूद में आई हैं। जैसे स्टेविटा है हमारे पास, इट इज़ अ स्टैचूटरी अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इट इज़ अ स्टैचूटरी अथॉरिटी। कराची पोर्ट ट्रस्ट, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, PNSC है, नंबर ऑफ और इस तरह। और दूसरे वो हैं जो कुछ गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, और फिर तीसरी उसमें आ जाते हैं जो कंपनीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं। अब इन सब की, इनके जितने भी इनके कॉरपोरेशन हो, स्टैचूटरी अथॉरिटी हो, कंपनी हो, ऑटोनमस बॉडी है, इनके मुलाजिम जो हैं वो सब के सब गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो गवर्न होते हैं या तो जो उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, किसी भी कॉरपोरेशन ने, ऑटोनमस बॉडीज़ ने, अगर वो रूल्स
उन्होंने खुद अपने इंटरनल यूज़ के लिए बनाए हुए हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको हम कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, और वो नॉर्मली ऑर्डिनरीली दे आर नॉट एनफोर्सेबल। यानी कि अगर आपको कोई ग्रीवेंस है किसी ऐसे एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल जैसे हम मिसाल लेते हैं पीएनएससी की, हम ले लेते हैं, उनके कोई रूल्स जो उन्होंने बनाए, उनके अपने बोर्ड ने बनाए, 2000 फॉर इंटरनल यूज़, उसमें कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उन रूल्स की अगर फ़र्ज़ किया कोई वायलेशन हो गई टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से, तो यू कैन नॉट गो एंड सीक एनफोर्समेंट ऑफ दोज रूल्स, क्योंकि उनको लॉ का स्टेटस हासिल नहीं है। सेकेंडरी या टर्चरी लेजिस्लेशन आप उसे कहते हैं, डेलिकेटेड। एग्जैक्टली, जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि स्टैट्यूटरी रूल्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अप्रूवल से बनते हैं, प्रोविंशियल या फेडरल ऑफिशियल गैजेट जो आते हैं। एग्जैक्टली, और जो नॉन स्टैट्यूटरी होते हैं वो इंटरनल बनाए होते हैं, बोर्ड जैसे बोर्ड ने बना दिए, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं। तो ये सब गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं और ये गवर्न होते हैं अपने अपने रूल से, जो उनके या तो वो जो भी गवर्निंग स्टैट्यूट है उसमें लिखा होता है कि भाई आप रूल्स बनाएंगे, अपने एम्प्लॉइज रखेंगे वगैरह वगैरह, या फिर उन्होंने अपने इंटरनल को पॉलिसी, जैसे कंपनीज हैं, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी बना देता है, एचआर पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी वगैरह वगैरह, तो वो उन पॉलिसीज से गवर्न होते हैं। और तीसरा जो है वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आपको पता है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है, और हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ओन हाउस, आपने ड्राइवर रखा हुआ है, आपने जो है वो मुलाजिम रखा हुआ है, कुक रखा हुआ है, बढ़ते बढ़ते फिर प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है वो अपने मुलाजिम रखे हुए हैं। सो अब जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ही की टर्म्स पे वो चलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की रिक्वायरमेंट्स उन्हीं पे चलता है। अगर जैसे एक आम कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाती है, तो आप उसकी एनफोर्समेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते। आप जाएंगे उसकी डैमेजेस मांगेंगे कि जी ब्रीच की गई है, सेक्शन 73 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस दे दें, दूसरे डैमेजेस दे दें, जर्नल दे दें वगैरह वगैरह। तो इनकी तो रेमेडी हो गई ये। इसीलिए प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, मतलब आज से 100-200 साल पहले से अगर आप कॉमन लॉ से देखते हैं, तो वो उसको कहते थे मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, और उसका कानून ये था कि मास्टर सर्वेंट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द मास्टर। अगर मास्टर ने कहा भाई मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं रखना, तो दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। वो सर्वेंट ये नहीं कह सकता कि मैं कोर्ट में जाके कहूँगा कि सर मुझे रखे हर सूरत में। तो ये कॉन्सेप्ट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का था। लेकिन गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर में ये था कि भाई पब्लिक सेक्टर में क्योंकि जो डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो आपका होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज द एम्प्लॉयर, वो खुद मास्टर नहीं है, वो मास्टर नहीं है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी डेलीगेट की हुई है किसी ना किसी को। अब जो बंदा वहाँ बैठा है, इसका बड़ा एक विजडम दी, और ये एक सजाद अली शाह साहब ने एक जजमेंट दिया डीएचए के केस में, इतरत सजाद के नाम से रिपोर्टेड जजमेंट है, उसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उन्होंने कहा देखें जी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, उसने एक अपना एजेंट या एक ऑफिसर बिठाया हुआ है डेलीगेटेड अथॉरिटी के साथ। अब जो ऑफिसर डिसीजन मेकर है, उस डिसीजन मेकर का अपना कुछ भी स्टेक पे नहीं है, ठीक है जी। अब एक एम्प्लॉई है जो कि बहुत अच्छा है काम करने में भी हर लिहाज से, लेकिन वो जो डिसीजन मेकर वहाँ पे बैठा है, वो उसके साथ किसी वजह से उसकी कोई अनबन हो जाती है, किसी पर्सनल वजह से। उसने उसे कहा यार मेरा कोई ज़ाती काम कर दो, उसने कहा सर वो तो मैं नहीं करूँगा, मेरा डोमेन नहीं है। तो वो उससे नाराज़ हो गया, तो उसने कहा इसको टर्मिनेट कर दो। अब क्योंकि उस डिसीजन मेकर का कुछ भी स्टेक पे नहीं है, तो वो नुकसान किसको, एम्प्लॉयर को, कि एक अच्छा एम्प्लॉई गवर्नमेंट का चला गया बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन मेकर। इसलिए इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने ज़रूरी थे। तो कोर्ट्स ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व किया कि नहीं जनाब, जहाँ पब्लिक सेक्टर आ गया, यानी कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट का रोल आ गया, तो वहाँ पे भाई हम अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो एक्ट किया है किसी भी ऑफिसर ने, ये लॉफुल है, मेलाफाइड तो नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए हैं नहीं किए वगैरह वगैरह। तो कोर्ट्स ने वहाँ पर, पब्लिक सेक्टर में हमेशा कोर्ट्स ने इंटरफेयर किया, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में। और जहाँ पर भी स्टैट्यूटरी रूल्स थे वहाँ तो फिर इशू ही नहीं था, वहाँ तो आप इन्फोर्समेंट के लिए आ सकते हैं रेट में किसी वक्त भी, कोई इशू हो। अब हुआ ये कि ये जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट थी ना, इसमें बड़े इश्यूज आए, क्योंकि जैसे मैंने बताया मास्टर एंड सर्वेंट, और ये 200 साल पहले
ये मामला चले, लेबर बड़ी वो कहते थे कि ये तो स्लेवरी है कि आपने रखा एम्प्लॉई को, उसको आपने मजबूरी में, एम्प्लॉयमेंट का दौर था, लोगों को रखा, फिर आपने उनको बड़े स्ट्रिंजेंट टर्म्स पे रखा, तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं उनको, काम वर्किंग आवर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा पूरा दिन काम करवा रहे हैं। तो ये फिर चलते चलते पहले कन्वेंशंस हुए, फिर वो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है इसके पीछे, और फिर अल्टीमेटली इन्होंने शेप इख्तियार की लेबर लॉज की कि भाई जो लेबर, अब लेबर से, वर्ड लेबर से ही आपको अंदाज़ा होता है कि ये किस कैटेगरी पे अप्लाई करेगा। तो लेबर लॉज बने, उसमें फिर तमाम चीज़ें एज ए लॉ बनाई गई कि जी वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट का तरीकाकार क्या होगा, परमानेंट एम्प्लॉय कौन होगा, टेम्परेरी कौन होगा, निकालने का तरीका क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो लेबर लॉज फिर इन सब पे बनाए गए। जैसे आज पाकिस्तान में होस्ट ऑफ लॉज है, नंबर ऑफ लॉज है, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस ले लें आप, IRA ले लें, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, EOBI एक्ट वगैरह, ये सब लेबर से ही डील करते हैं। तो अब आज की पोजीशन ये है कानूनी कि लेबर लॉज अप्लाई करते हैं वर्कमैन पे। अच्छा, वर्कमैन की कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, वो फैक्ट्स पे हर केस में कोर्ट डिसाइड करती है फैक्ट्स पे कि ये है नहीं, बट जो ब्रॉडली स्पीकिंग जो उसकी कंटूर्स हैं वो ये हैं कि वर्कमैन वो होता है जिसके पास कोई हायरिंग फायरिंग पावर ना हो, ठीक है, लीस्ट कैटेगरी में, ठीक है, तो उसको वर्कमैन, अगर आप वर्कमैन हैं तो आपके ऊपर लेबर लॉज अप्लाई करेंगे। अब जब लेबर लॉज अप्लाई करेंगे तो फिर वो उनमें सब चीज़ें शामिल हैं, यूनियन का बनना, CBA बनना, फिर वो सेटलमेंट्स होती हैं जिनमें आपकी तनख्वाहें, आपके अलाउंसेस, सब चीज़ें फिक्स होती हैं, बार्गेनिंग एजेंट्स, एग्जैक्टली। तो ये प्रोटेक्शन उनको हासिल है। लेकिन एक बड़ी अलमिये की बात है, और इस पर भी जस्टिस मज़र साहब का एक फ़ैसला भी आया है सुप्रीम कोर्ट में भी, उन्होंने पहले हाई कोर्ट में भी दिया था एक, और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो मास्टर एंड सर्वेंट, आप इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि लेबर जो कैटेगरी है, जो वर्कमैन, उनको तो ये प्रोटेक्शन है, उनको स्टैट्यूटरी है, बिकॉज स्टैट्यूट बने हुए हैं, लॉ बने हुए हैं, वो तो जाते हैं, उनके लिए कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन है, NIRC। लेकिन जो इसी कंपनी में या इसी एम्प्लॉयमेंट में, प्राइवेट में, जो ऊपर की कैटेगरीज हैं, जो ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, उनकी कोई रेमेडी नहीं। अगर एक कंपनी का मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, या और भी कोई ऑफिसर है, और उसको निकाल दिया जाए तो उस बेचारे के पास कोई रेमेडी नहीं है। ही कैन ओनली फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस, फॉर रॉन्गफुल टर्मिनेशन या एनी अदर रॉन्गफुल एक्शन। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में सिविल सूट में जितना टाइम लगता है और जितनी रिसोर्सेज और एनर्जी लगती है डैमेजेस लेने के लिए, तो ये आप समझें कि एक रेमेडी ले सके, कोई रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडी है ही नहीं। तो इस चीज़ को कैटर करना बहुत ज़रूरी था। इस पे मज़र साहब ने लिखा, उन्होंने कहा कि जी ये कॉन्सेप्ट जहाँ से आया था मास्टर एंड सर्वेंट, उन्होंने तो अभी बाद में कानून बना लिए, उन्होंने तो प्रोटेक्शन दे दी, ह्यूमन राइट्स एक्ट बना दिया, पता नहीं और कौन कौन से कानून, हमारे पास अभी तक कोई उसका ना कोई लॉ आया ना कोई कानून बना। तो आज भी वो कैटेगरी बेचारी जो ऑफिसर कैटेगरी है, जो वर्कर से ऊपर बैठी है, जिन्होंने, जो कोर मैनेजमेंट है, जिसने चलाना है उस फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, कंपनी को, उनको आज भी कोई प्रोटेक्शन नहीं। कहना सही होगा कि जो वर्कर है वो तो अंडर द लॉ प्रोटेक्टेड है, बट जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे आर नॉट। तो उनके लिए एक लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरफ हमारी असम्बलीज़ की, आपको पता है हमारे लेजिस्लेचर्स की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, वो इस तरफ आते ही नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, फील्ड हैं, बड़े काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ज़्यादा बिजी है। तो ब्रॉडली अब जो मैं बेसिकली कैटेगरी बता रहा था कि सिविल सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और फिर ये आपके पास ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आ गई, उसमें वो लेबर कैटेगरी आ गई। तो ये ब्रॉडली स्पीकिंग 3 इसके वो बनते हैं। अब गवर्नमेंट, एक और चीज़ होती है जिससे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा, मैं भी शुरू में बहुत कंफ्यूज था इस पॉइंट। पब्लिक सर्वेंट जो है उसका एज सच एम्प्लॉयमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग ये समझते हैं क्योंकि वर्ड पब्लिक सर्वेंट यूज होता है तो शायद ये भी कोई, हाँ, ये भी कोई शायद कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट की। दिस इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ।
कि एक ओथ कमिश्नर है, जो हम कोर्ट्स में डेली देखते हैं, ओथ कमिश्नर बैठे होते हैं जो अटेस्टेशन करते हैं, उनको पावर देते हैं हमारे जो रेलेवेंट होम डिपार्टमेंट्स हैं अंडर दी CRPC और CPC, उनको पावर्स दी जाती हैं टू अटेस्ट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। वो भी पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एनी पर्सन हु हैज़ बीन कन्फर्ड सर्टेन पावर्स बाय द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज दोज पावर्स, वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है। फॉर एग्जांपल जजेस हैं हमारे, सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। ओथ कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट है। किसी को भी गवर्नमेंट ने, पुलिस वाले हैं, दूसरे सिविल सर्वेंट्स हैं, सो एवरी पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने कोई भी इख्तियार दिया कोई काम करने का किसी कानून के तहत, ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉई होगा तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। अच्छा, दूसरा उसका क्या होता है कि उसको उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाने के लिए मुख्तलिफ स्टैचूज होते हैं जो गवर्नमेंट अपनी स्टैचूटरी अथॉरिटीज़ बनाती हैं, तो उनमें वो आखिर में लिख देती हैं एक सेक्शन में कि ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द अथॉरिटी विल बी पब्लिक सर्वेंट्स। वो इसलिए कि उनके ऊपर हमारा जो रेगुलेटरी कंट्रोल है वो रहे, क्योंकि जब आप पब्लिक सर्वेंट हो जाते हैं तो सेक्शन 21 PPC डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट कौन है, तो फिर आपके ऊपर सर्टन कवानीन लागू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो एक लाइबिलिटी है रादर देन वो लाइबिलिटी है। सो अगर आप कोई पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर सम लॉ तो आप पब्लिक सर्वेंट है और सर्टन ऊपर आपके ऊपर सर्टन जिम्मेदारियां मुख्तलिफ कवानीन में आ जाती हैं, आयद हो जाती हैं, बट उनका एम्प्लॉयमेंट से अदरवाइज कोई ताल्लुक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आप ये देखेंगे कि 3 कैटेगरी, सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट एंड दी लेबर साइड की जो हमारे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।